अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राउदस एंड वेलकम टू ब्रेक डाउन विद दिस। तो यार आज हम लोग सबसे बड़े साइंटिफिक मिसकंसेप्शन की बात करेंगे, जो कि है साइंटिफिक मेथड के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक थ्योरी और एक लॉ क्या होता है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? तो आप मुझे यही बताओगे कि पहले एक ऑब्जर्वेशन होती है, देन एक हाइपोथेसिस बनता है, देन वो एक थ्योरी बनती है, उसके बाद वो एक लॉ में चेंज हो जाता है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें भी यही लिखा हुआ है। अगर आप मुसलमान हो और आपको साइंस से प्यार है, तो आपको ज़ाकिर नाइक के बारे में तो भी तो पता ही होगा। तो वो भी इस बात को बहुत प्रोपेगेट करते हैं, जो एक साइंटिफिक थ्योरी है, वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। theory, when it becomes a fact, it changes into law. अब ये बात टोटली गलत है। असल में ऐसा नहीं होता कि एक साइंटिफिक थ्योरी जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, बल्कि जो थ्योरी और लॉ है, इनका साइंस में अलग-अलग रोल होता है। जैसे जो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो जो थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है वाई को, और जो लॉ होता है वो एक्सप्लेन करता है हाफ को। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेविटी की। अब एक फिनोमेना है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह इंटरैक्ट करती है, या ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, इसका जवाब है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी खुद में क्या चीज़ है, इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है थ्योरी और लॉ में। और इससे भी हमें ये पता चलता है, जो एक थ्योरी है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि एक साइंटिफिक थ्योरी होती क्या है। अब एक साइंटिफिक थ्योरी एक ऐसी एक्सप्लेनेशन होती है जिसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस मौजूद होता है। मतलब ये कोई हवाई तुक्का या कोई हवाई गैस नहीं होता, या एक साइंसदान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरी राय है तो मैं इसको पब्लिश कर दूँ, ये थ्योरी बन जाएगी। इस तरह साइंटिफिक थ्योरी नहीं होती, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन होती है जिसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर होता है। अब जैसे, और ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, ये थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है, और इसमें कोई साइंस की शर्म या साइंस की कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि इसमें साइंस का बेनिफिट ही है। जैसे मैं उनको मिसाल दूँ, आज तो हम ये कहते हैं कि ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए हमारे पास एक थ्योरी है, ये पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है कि ये जितनी कायनात है, ये किस तरह वजूद में आई। इसका जवाब हमें मिलता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है? अब अगर हम टाइम में पीछे जाएँ, तो मिड 20s में हमारे पास 2 थ्योरीज़ थी। एक थी स्टेडी स्टेट थ्योरी और एक थी बिग बैंग थ्योरी। दोनों थ्योरीज़ के पास अपने-अपने दलाइल थे। तो फिर अब साइंसदान ऐसे नहीं हुआ कि 5 साइंसदान मानने लग गए बिग बैंग थ्योरी को और 5 मानने लगे स्टेडी स्टेट थ्योरी को। इस तरह साइंस काम नहीं करती, बल्कि हमने रिसर्च की, और जैसे-जैसे और एविडेंस गैदर होते गए, तो फिर हमें ये पता चला कि बिग बैंग थ्योरी एक्यूरेट है। और इसी तरह जो साइंटिफिक कंसेंसस है साइंटिफिक कम्युनिटी का, वो बिग बैंग थ्योरी पर बन गया और स्टेडी स्टेट थ्योरी गलत होगी। अब ये जो आइडिया है ना, कि जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो हमेशा एक तुक्का होती है या एक गेस होती है, ये बहुत ही खतरनाक है, और ये आपकी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको बहुत ज़्यादा करप्ट कर सकता है। जिस तरह, अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि हाँ, जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो एक तुक्का होती है, तो बायोलॉजी में तो सिर्फ 2 लॉज़ हैं। एक है हार्डी-वेम्बर लॉ और एक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके जो अलावा बाकी सारी थ्योरीज़ हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पेनिसिलिन क्यों लेते हो? पेनिसिलिन है वो जर्म थ्योरी की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो फिर अगर ये एक तुक्का है, तो आप पेनिसिलिन क्यों लेते? और जो जर्म थ्योरी है वो तो एक बेसिक प्रिंसिपल है मेडिकल साइंस में, को अगर आप निकाल दोगे तो पूरी मेडिकल साइंस गिर जाएगी। वो चीज़ एक तुक्का कैसे हो सकती है? और फिर जो आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसका फार्म्स में इस्तेमाल होता है, कि आपको आपकी मर्ज़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जानवर मिल जाता है, ठीक है? जो मतलब कि दूध भी ज़्यादा देता है मीट के हिसाब से, जिस तरह का आपको चाहिए, आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन की मदद से वो हासिल कर सकती हो। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। ठीक है? तो आप उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर रहे हो, और साथ-साथ आप ये भी कह रहे हो कि ये थ्योरीज़ तो सिर्फ़ एक तुक्का है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। और जो दूसरी बात है थ्योरी के बारे में, वो ये है कि एक थ्योरी की स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव पावर होती है। अब इससे क्या मुराद है? मतलब ये कि मान लें कि आपके पास एक एमसीक्यू शीट है, ठीक है? आपने पहले के कुछ आंसर्स लगाए, वो आगे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये एमसीक्यूज़ ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यूज़ भी ठीक होना चाहिए, ठीक है?
और उसके बाद आपने और ज़्यादा रिसर्च की, एविडेंसेस गैदर किए और आपको पता चला कि वो एमसीक्यूज़ वाक़ई में ठीक है। और इस तरह आपको जवाब मिलते गए और आपके अगले सारे एमसीक्यूज़ ठीक होते गए। इस तरह ही एक थ्योरी होती है कि वो प्रिडिक्ट कर देती है कि आगे क्या होने वाला है और फिर हम रिसर्च करते हैं। अब आगे जो एविडेंस आएगा या तो वो उस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग कर देगा या उसको वो बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। वो शायद हो सकता है कि वो गलत ही साबित हो जाए। मगर इस तरह एक थ्योरी काम करती है कि जो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी होती है वो प्रेडिक्शंस बनाती है और फिर जब हम रिसर्च करते हैं और उसकी वो प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं तो एक थ्योरी पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो थ्योरी ज़्यादा एक्यूरेट कहलाती है। तो ये होती है एक साइंटिफिक थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि एक साइंटिफिक लॉ क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी फिनोमेना की बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है? तो जो थ्योरी की जो नेचर है वो एक्सप्लेनेटरी होती है, मगर जो साइंटिफिक लॉ है उसकी नेचर डिस्क्रिप्टिव होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एक सेट कंडीशन होती है कि इस कंडीशन के अंडर ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज़ किस तरह बिहेव करेगी, ठीक है? तो इस तरह एक लॉ बनता है कि हम जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी की अगर हम मिसाल लें तो उसमें ग्रेविटी एक कंडीशन है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह इंटरैक्ट करते हैं हमें ये चीज़ पता चलती है। अब जहाँ जहाँ ग्रेविटी होगी वहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट इसी तरह इंटरैक्ट करेगी, ठीक है? ये हमने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं। तो इस तरह एक लॉ जो होता है वो गलत साबित नहीं हो सकता, एक साइंटिफिक लॉ गलत साबित नहीं हो सकता। और इसी तरह एक लॉ के जो एंड पे वो एक फुल स्टॉप होता है, मगर जो थ्योरी होती है उसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं होता। एक थ्योरी में बहुत सारे ऐसे हमारे पास सवालात होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, मगर हम उसके लिए रिसर्च करते रहते हैं, एविडेंसेस गैदर करते रहते हैं। तो अब आगे बात करें तो हम साइंस जो थ्योरी है उसको थ्योरी बुलाते ही क्यों हैं? तो अब इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है? अब आपके ज़हन में आएगा कि यार ये तो एक बोल्ट है, ठीक है? अब ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये एक बोल्ट है और जो मतलब कि कोई बंदा आपसे डिसएग्री नहीं करेगा। मगर आप किसी टेक्निकल पर्सन से पूछोगे कि ये चीज़ क्या है? तो वो आपको बताएगा ये बोल्ट नहीं है, ये स्क्रू है। बोल्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो आपने एक बात नोटिस की कि जो आम लोगों की ज़ुबान होती है उसमें मतलब जो होता है वो कुछ और होता है। तो इन जनरल सेंस अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी का मतलब एक तुक्का ही है, एक अज़म्पशन ही है। मगर जब हम साइंटिफिक रेल्म में बात करते हैं, जो थ्योरी है उसका मतलब होता है एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसके पीछे कोई एविडेंस मौजूद हो या कोई मॉडल भी कह सकते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस मौजूद हो। ये अफ़सोस की बात है कि जो हमारी बुक्स हैं उसमें ये साइंटिफिक मटेरियल है ही गलत। अगर आप 9th ग्रेड की बायोलॉजी की बुक देखोगे जिसमें दूसरा चैप्टर है शायद, उसमें ये बताया गया है कि जो साइंटिफिक थ्योरी है वो लॉ में चेंज हो जाती है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मुल्क में टीचर्स हैं वो सही तरह साइंस पढ़ा नहीं रहे। जब आपका साइंटिफिक मटेरियल ही गलत है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो टीचर्स हैं वो सही पढ़ाएंगे? आप किसी भी पाकिस्तान के स्कूल में चल जाओ और वहाँ के साइंस टीचर से पूछो कि एक साइंटिफिक थ्योरी क्या है? तो वो आपको यही बताएगा कि एक ऐसा गेस या एक ऐसा तुक्का जिस पर साइंटिस्ट ने एग्री किया और उसके बाद अगर एविडेंस आ गया तो वो एक लॉ बन गया, जो कि कंप्लीटली गलत बात है। और आप ये देखें कि ये अंडरस्टैंडिंग को कितना करप्ट कर सकती है कि अच्छा अगर थ्योरी का मतलब एक तुक्का है तो आप हर साइंसी थ्योरी को एक तुक्के की निगाह से देखने लग जाओ। तो उसके पीछे जितना भी एविडेंस होगा, जितना भी रिसर्च वर्क होगा, वो सारा इग्नोर हो जाए। तो इस तरह जो साइंटिफिक माइंडसेट है वो ग्रो नहीं कर सकता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी बहुत दफ़ा ये बोला है और इनका भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है इस मिथ को प्रोपेगेट करने में, इस सूडो साइंस को फैलाने में कि जो एक थ्योरी है वो लॉ में चेंज हो जाती है। अब एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसी पर्सनैलिटी है जिसकी इतनी फॉलोइंग है, उसको इतनी सी बात नहीं पता और वो ऊपर से वो एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और ये बात को जानने के लिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएँ, लिखें डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, आपके सामने सारा आ जाएगा कि एक थ्योरी और लॉ का क्या काम होता है। तो मैं तो ये नहीं मानता कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ये बात पता नहीं है। एक्चुअली उनका जो मसला है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ है।
जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जो थ्योरी होती है वो तो एक तुक्का होती है और वो उसको तब तक नहीं माना जा सकता जब तक वो लॉ ही बन जाती। तो इनका मेन मसला है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ। Believe in the theory of creation, not in the theory of evolution. The theory of creation, not the theory of evolution. Or rather, I should say the fact of creation. Hope that answers. अब थोड़ी सी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं कि जो थ्योरी वैसे तो इसको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कवर करने के लिए, मगर मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो हमें एवोल्यूशन के बारे में बताती है और एवोल्यूशन एक फैक्ट है, एवोल्यूशन एक हकीकत है। इसको आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मिसाल के तौर पे दुनिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन हैं जहाँ पे मिल्क जो है उनकी नेचुरल डाइट का हिस्सा नहीं है, मतलब कि वो जो दूध है वो रोज़मर्रा की रूटीन में वो इस्तेमाल नहीं करते। तो उनकी मैदे जो हैं उनमें भी लैक्टेस एंजाइम नहीं होता। ये लैक्टेस एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो दूध में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो दूध का हाजमा है वो पॉसिबल होता है। मगर जहाँ दूध फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जहाँ डेयरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पे लैक्टेस एंजाइम होता है जो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है और जिसकी वजह से दूध का हाजमा होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है किस तरह हमारी बॉडी आस-पास के माहौल में अडैप्ट कर जाती है और यही एक एवोल्यूशन है। आज के बाद कोई भी आपको कहे कि ये तो सिर्फ़ एक थ्योरी है या थ्योरी का मतलब एक तुक्का होता है या कोई एक गेस होता है, तो आप उसे बताइएगा कि एक थ्योरी के पीछे कितना सारा एविडेंस होता है और एक थ्योरी की क्या पावर होती है। थैंक यू।